गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। मैं सुनील शर्मा, भारत के इतिहास की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, जो आजकल यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड की जा रही है वापस से। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, और वो उससे संबंधित जो PDF है वो डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ से आप भारतीय इतिहास के बारे में जुड़ाव हासिल कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्लास चल रही थी वो आधुनिक भारत के इतिहास की चल रही थी, और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है वो 1857 की क्रांति पढ़ाई थी। और 1857 की क्रांति जब हुई, अलग अलग जगहों पे जो आंदोलन हुए, तो आंदोलनों के क्या क्या प्रभाव रहे ये मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है एक सबसे बड़ा दल जो उस जमाने में था, आज के तारीख में वो दल समेट के कोने में ला दिया NDA और भाजपा सरकार ने, जिसका नाम है कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है वो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने सिर्फ जो है वो भाई जो नियम बनेंगे उस नियम की समीक्षा के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम के बाद में जो यहाँ के लोगों ने जो है जो अच्छे जो लीडर जिसको कह सकते हैं आप, उन्होंने जो है वो कांग्रेस के दल को अडॉप्ट किया। उसके पश्चात जो है वो कांग्रेस के दलों की धीरे धीरे बैठकें होने लगी, तो उनका उद्देश्य बन गया कि भैया भारत को अब अपन स्वतंत्र करना है। भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो है उन्होंने एक दल बनाए और अंग्रेज अधिकारियों से बात की। अंग्रेज अधिकारियों में सबसे मुख्य अधिकारी भारत का कौन होता था? वायसराय। जैसे जो अभी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो पद बना था ना, अपने संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो अपना संविधान लागू हुआ, तो जो गवर्नर जनरल और वायसराय का पद था वो खत्म हो गया और राष्ट्रपति बन गया। और राष्ट्रपति कौन बने अपने देश के सर्वप्रथम? शर्म करो रे, शर्म है यार, राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? ये भी याद नहीं है? मनमोहन सिंह। प्रथम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हैं अपने। काका जी जवाहरलाल नेहरू। अरे भगवान, देश का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, ठीक है। 1885 को सर्वप्रथम जो है तेजपाल कॉलेज में बंबई के अंदर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। क्लियर। 1907 के अंदर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, रास बिहारी बोस ये वो आदमी रहेगा जिसने जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान की सेना थी ना, वो उस टाइम पे रास बिहारी बोस जापान थे। तो जापान की सेना में से कुछ लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने जो है वो आजाद हिंद फौज, नाम सुना हो आपने अगर, आजाद हिंद फौज की स्थापना INA बोलते हैं उसको, इंडियन नेशनल असेंबली, इंडियन नेशनल जो है एसेट करके जो है वो वहां पे जापान में उसने एस्टैब्लिश किया। किसने? रास बिहारी बोस ने। परंतु फिर वो वहां पे जो है उसका जो संगठन खत्म हो गया, फिर उसका पुनर्गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस टोपी पहन के जो आते हैं, ठीक है, ऐसा बहुत मिस्टीरियस पर्सन रहा है वो। उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है जो अपने क्या नाम है राजकुमार राव ने बना रखी है, बोस करके, BOSE। सुभाष चंद्र बोस बहुत मिस्टीरियस आदमी रहा है, और ऐसा कहा जाता है आज भी कि जो जिस हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी लाश नहीं मिली, तो आज भी जिंदा है वो। अब तो खैर मर गए होंगे बुढ़ापे की वजह से, लेकिन ऐसा कहा जाता था। उनसे खौफ खाने लग गई थी अंग्रेजी सेना, क्योंकि वो उन्होंने एक पूरी फौज गठित कर दी थी, पूरी सेना बना दी थी, जिसको बोलेंगे आजाद हिंद फौज। जापानियों को बुला के जो है, जापानीज जो है ना, उन्होंने जो वहाँ के सैनिक रहे हैं जापानियों के, जब द्वितीय विश्व युद्ध के ज़माने में, कि भैया तुम इधर आ जाओ, तुम्हें सुरक्षा में दे दूंगा, पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे मेरे लिए लड़ाई लड़नी है। तो सारे जो है उधर से जापानियों को, जो सैनिक रहे उनको यहाँ पे बुला लिया गया। और अंडमान निकोबार उस टाइम पे क्या है कि कब्जे में था, तो अंडमान निकोबार में सबसे पहले इन्होंने अपना तिरंगा फहराया था। किन्होंने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। जब अंडमान निकोबार फ्री हुआ, फिर वो आज़ाद हिंद फौज भारत के अंदर आई थी, तब उस जमाने में जो है वो अंग्रेज बड़े परेशान हो गए कि यार ये तो भाई साहब नाक में दम कर देंगे। पर फिर जो है उन्होंने फिर यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले फिर तिरंगा फहराया उड़ीसा के अंदर, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अपना भारत का जो तिरंगा था उस जमाने में चरखा हुआ करता था अपने तिरंगे में, अपना जो वर्तमान वाला झंडा नहीं था पहले, तो तिरंगा यहाँ पे फहराया उड़ीसा में। फिर क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हार गया था, तो वो सेना वापस जापान चली गई थी। फिर उसके बाद में जो सुभाष चंद्र बोस जी है वो हवाई यात्रा कर रहे थे, वो भी कहीं सिंगापुर जा रहे थे, रास्ते में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ब्लास्ट हुआ, और वो जो है वो ऐसा कहा गया कि वो मर गए। लेकिन कई लोगों को फिर भी डर था, क्योंकि उनके मारे जो है अंग्रेज अधिकारी डरने लग गए थे।
तो फिर भी डरता कि कहीं जिंदा तो नहीं है ना वो आदमी यार। ढूंढवाया उनको, बहुत बहुत ढूंढवाया पर नहीं मिले। बहुत मिस्टीरियस आदमी थे और वो बेस बदलने में बड़े माहिर थे। जैसे अपना आज का जो एक NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसको कहा जाता है अजित डोभाल वर्तमान का, वो आप उनकी कभी जीवनी सुने, वो IPS अधिकारी रहे थे। तो वो पाकिस्तान सेना में 6 साल तक काम करके आया बंदा, डिस्गाइज, हाँ बिल्कुल, बेस बदल करके, डिस्गाइज बोलते हैं उसको। तो वो बेस बदल करके वहाँ पे जो है वो 6 साल तक उनकी फौज में काम करके आ गया, वहाँ की जानकारी लेके। तो वो बेस बदलने में माहिर रहे हैं, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी रही है। ये रास बिहारी बोस का नाम आया है इसलिए। आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना रास बिहारी बोस जी ने की थी जापान के अंदर, ठीक है। बड़े आगे नरम दल गरम दल 2 दल बन गए थे। फिर उसके बाद में जो है वो NA बेसेंट जी ने मदद की कि भैया सब एक हो जाओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। NA बेसेंट जी के माध्यम से वापस से गरम दल नरम दल एक हो गया था। अब बात करते हैं आगे। बात अब मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी कि मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि यार जो है ना एक काम करें अपन तो कि ये मुस्लिम और हिंदुओं में ये दोनों मिलकर जो है ना दोनों कौम अपने नाक में दम कर देगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल है ना अपना, ये अपना यहाँ पे बंगाल है, ठीक है, इस जगह में बंगाल है। तो बंगाल, ये पूर्वी बंगाल अलग कर दिया, पश्चिमी बंगाल अलग कर दिया, पश्चिमी पूर्वी बंगाल के साथ में असम को भी मैच कर दिया। और ये कह दिया कि भैया हम क्या है कि इनको जो है ना अलग अलग तरीके से चलाएंगे ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था चालू रहे। परंतु क्या है कि इस चीज़ की वजह से, क्योंकि ये क्षेत्र था मुस्लिम बाहुल्य और ये था हिंदू बाहुल्य, तो साफ दिख रहा था कि भैया हिंदू और मुस्लिमों को अलग कर दिया इन्होंने। और मुस्लिम बड़े इस चीज़ से समर्थन में थे कि चलो बढ़िया रहा यार, अपना खुद का अलग से राज्य रहेगा। और हिंदुओं का जो मामला था, हिंदुओं ने कहा कि यार नहीं भैया, हिंदू आज भी अपन जो है सर्वधर्म समाधर वाली भावना में विश्वास करते हैं। हिंदुओं में आज भी जो है कट्टरपंथी कम पाई जाती है, जबकि मुस्लिमों में कट्टरपंथी ज़्यादा पाई जाती है। कट्टरपंथी मतलब ये होता है कि अपने धर्म के अलावा दूसरा धर्म सुहाता नहीं है, कट्टरपंथी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदुओं ने कहा कि यार क्या जरूरत आ रही है इसकी, पर मुस्लिमों ने जो है उसका समर्थन किया। पर फिर फाइनली क्या हुआ कि जब उसका विरोध हुआ बंगाल के अंदर, सर्वप्रथम सांप्रदायिक भावना जब चालू हुई। सांप्रदायिक भावना का अर्थ होता है, सांप्रदायिक शब्द जब आप पढ़ोगे तो इसका अर्थ होता है कि सांप्रदायिक का मतलब डायरेक्ट आपके दिमाग में लिंक हो जाना चाहिए कि 2 धर्मों में विभाजन की बात चल रही है। 2 धर्म कोई से भी हो सकता है, ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम जो है वो दोनों में विभाजन का जो शुरुआत की गई वो इसी जमाने में की गई 1905 में। इसको बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब तोड़ना, भंग करना, बंगाल को तोड़ना, भंग विरोधी आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। भंग विरोधी आंदोलन 1905 के अंदर इन्होंने, अंग्रेजों ने 2 टुकड़े कर दिए बंगाल के, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो भंग, ठीक है। अब भंगी जो किया है उसका विरोध किया, तो उसका भंग विरोधी आंदोलन जो हुआ 1905 से जो है विरोधी आंदोलन चालू हुआ। 1911 को ये वापस से फाइनली एक कर दिए और उड़ीसा और बिहार नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए अंग्रेजों के माध्यम से। जो वर्तमान बिहार है, वर्तमान उड़ीसा है, ये अंग्रेजों के माध्यम से बनाए गए 1911 के आसपास में। क्लियर है कहानी? चलिए बढ़ते हैं। कहाँ है भैया? ये रहा पेज, लिखो भंग भंग विरोधी आंदोलन। समझ में आए ना बात? वन 1905 में बंगाल को 2 भागों पूर्वी बंगाल व असम तथा पश्चिमी बंगाल में अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया, जिसका बंगाल में विरोध हुआ
बंगाल का काला दिन कहा गया? (1911 ईस्वी में पुनः, लिखते जाओ साथ साथ जल्दी जल्दी, दोनों क्षेत्र एक कर दिए तथा बिहार एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। क्लियर? मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग देखिए क्या है कि अब कांग्रेस का एक दल बना अपने देश के अंदर, तो एक और दल बना जिसको बोलेंगे मुस्लिम लीग, भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका में सर आगा खां नाम का एक आदमी था जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना की। उसमें सारे मुस्लिम समुदाय के आदमी थे और मुस्लिम लीग की स्थापना सिर्फ ऐसे इसीलिए हुई कि अपने मुस्लिमों के जो अल्पसंख्यक है, अपनी संख्या जो है कंपैरेटिवली हिंदू कम है, तो उसके लिए जो है वो थोड़ा सा अपन जो है वो निर्वाचन क्षेत्र वगैरह जो है अलग से मांगेंगे भैया। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1906 में। दिन है दिन, दिल दिल कहाँ से दिख रहा है तेरे को? दन तो नहीं है यार, दिन है। ई की मात्रा लग रही है उसमें यार। हाँ। काला दिन को अंग्रेजी में ब्लैक डे लिख दे। 1906 में ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश। ये सब अपने भारत के क्षेत्र रहे थे पहले। बांग्लादेश ये म्यांमार वगैरह जितने भी है ना। हाँ, अफगानिस्तान भी अपने अंडर ही था। ढाका में मुस्लिम लीग नामक दल की स्थापना सर आगा खां के नेतृत्व में हुई। सर आगा खां के नेतृत्व में, लिखो भैया फटाफट से लिख लो। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए। क्लियर? उन्नीस 1916 ईस्वी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर कहाँ पड़ता है वर्तमान में? लाहौर कहाँ पड़ता है?
जिसमें सर्वसम्मति सबकी सहमति से मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव का क्षेत्र रहेगा भाई साहब। सीटों पर रजामंदी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, एक अंग्रेज अधिकारी था जॉन रॉलेट, उसने एक एक्ट पारित किया कि भैया जो यहाँ के लोग हैं वो सर्टेन टैक्स जो है वो टैक्स के पीरियड बढ़ा दिया। दूसरी बात, जो जिन पे कोई आपराधिक कानून है, अगर अपराधी का किसी के ऊपर धाराएं चल रही है, केस चल रहा है, तो उसको डेली थाने में आना पड़ेगा, हाजिरी बजानी पड़ेगी। तो वो इस एक्ट के विरोध में जो सर्वप्रथम जो आगे आए वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट, रेवोल्यूशनरी एक्ट जिसको कहा जाता है, के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन किया गया उसको रॉलेट सत्याग्रह कहते हैं। सत्याग्रह शब्द जहां पे भी आ जाए, सत्य के माध्यम से जो आग्रह किया जाता है उसको सत्याग्रह कहते हैं। और सत्याग्रह के जो इजाद किया था वो किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। काहे हो गए भैया, ये कहां से आया? ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 19 मार्च को तो रॉलेट एक्ट लागू हुआ और 6 अप्रैल 1919, समझ में नहीं आया तो वो पूछ लेना भाई। कहाँ पे? सीटों पर रजामंदी हुई, सीढ़ियां थोड़ी सीटों पर। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। परंतु क्या हुआ कि जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया ना, तो कुछ जगह पे जो गतिविधियां थी वो हिंसा वाली हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, क्योंकि अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को जो है जबरदस्ती करने की कोशिश की, दो पांच इधर से थप्पड़े सरका दी। तो जब वो हिंसा में तब्दील हुई घटना, तो इससे गांधी जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने ये रॉलेट सत्याग्रह जो है एक समाप्त कर दिया। कब? 18 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अभी आज कौन सी अप्रैल है? 2 अप्रैल। आज के 4 दिन बाद में गांधी जी ने चालू किया था। 3 है ना, 3 दिन बाद में। कुछ जगहों पर हिंसात्मक गतिविधि गतिविधियों के कारण 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त कर दिया। चलिए, इसके बाद में बढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। लिखो फटाफट। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नामक एक जगह है जो अमृतसर में पड़ती है। वो अमृतसर में बेचारे कुछ लोग जो है वो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। लिख लिया भाई लोगों? ओके।
अरे यार इसमें एक लाइन और जोड़ना, पर जब सत्याग्रह समाप्त किया ना तो एक बहुत प्रसिद्ध लाइन इन्होंने कही थी कि मेरे जीवन की एक महान भूल थी ये रॉलेट एक्ट जो थी। तो इसको महात्मा गांधी ने एक महान भूल हिमालयन मिसकैलकुलेशन कहा जाता है इसको। हिमालय के बराबर भूल होगी की। अंग्रेजी में भी लिख लो चलो, हिमालयन मिसकैलकुलेशन। एक महान भूल कहा, किसको कहा? रॉलेट सत्याग्रह को। क्योंकि क्या है कि उनको बड़ा दुख हुआ कि यार मैं तो प्रेम से आराम से मैं आंदोलन कर रहा था, ये कई जगह पे जो है वो कई अहिमालयन ए है, अहिमालयन भूल, अहिमालयन मिसकैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो होती है उसमें मिस हो गया वो, तो मिसकैलकुलेशन कहा जाएगा। क्लियर है कहानी भाई? समझ में आ रही है चीजें? हाँ, समझने लायक ही है चीजें, बस थोड़ा सा ये याद रखना है, सन को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें कि 18 मार्च मतलब क्या है। 18 मार्च 19 मार्च को चालू हुआ और 18 अप्रैल को खत्म हो गया। इसका मतलब ये 29-30 दिन के आसपास आंदोलन चला। आंदोलन तो चला ही नहीं, एक्ट जो है वो एक्ट के चक्कर में 6 अप्रैल को चालू हुआ और 18 अप्रैल को खत्म हो गया था। क्लियर है? बढ़े आगे। बारी आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को एक सत्यपाल एवं एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नाम का एक आदमी था जिसको गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है लोग मिले थे वहां पे, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर कहाँ पड़ता है? अमृतसर में जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों ने शांतिपूर्ण सभा आयोजित की, जिस पर जनरल डायर ने बिना चेतावनी के गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवाई, हजारों की मृत्यु हुई। हजारों की मृत्यु हुई। जेम्स चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम।
1918 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी मॉन्टेग्यू भी है आगे, चेम्सफोर्ड ने भारत सरकार चलाने हेतु प्रांतों में द्वैध शासन, जो बताया था ना मैंने आपको, व्यवस्था को समाप्त किया व केंद्र सरकार का आधिपत्य रखा। प्रांतों में विधानमंडल की स्थापना कर दी गई। विधानमंडल की स्थापना करके एक उत्तरदायी सरकार बनाई दी गई। चलो बढ़ो आगे। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड दो अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने एक अधिनियम बनाया कि भैया क्या है कि जो अपन मैंने बताया था आपको कि द्वैध शासन जो था उसमें अल्टीमेटली सिर्फ नीचे मोहरे होते थे, ऊपर काकाजी कोई और होते थे। तो काकाजी वाली प्रथा खत्म कर दी, मोहरे वाली प्रथा खत्म कर दी बेसिकली, और काकाजी को सब कुछ कर दिया, भैया काकाजी सब कुछ है। और सिर्फ जो है वो वहाँ पे प्रांतों में वहाँ के लोग बाग जो है वो बीच में चुनावों के माध्यम से, निर्वाचन के माध्यम से सरकार चला लेंगे। नीचे के जो तबके के आदमी है वो आपस में चुन लेंगे और आपस में सरकार चला लेंगे। ऊपर काकाजी एक ही रहेंगे जो हम अंग्रेज चुनेंगे। उन्नीस 1918 पारित 1919 को हुआ था। अधिनियम था, एक एक्ट था जो वहाँ लंदन में सामने प्रस्ताव रखा गया था उसका। क्योंकि उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब जैसे 1857 का आंदोलन खत्म हुआ ना, तो जो महारानी थी ना, महारानी कैसे ऑपरेट होती थी वहाँ से, महारानी के अंडर आ गया था सारा शासन। और महारानी ने यहाँ अपने लंदन में एक भारत सचिव बना दिया। भारत सचिव था मॉन्टेग्यू, और यहाँ पे वाइस राय कौन था? चेम्सफोर्ड। जो सबसे टॉप पोस्ट थी ना वो भारत सचिव की थी वहाँ लंदन में। उसके बाद में अपने भारत में जो सबसे टॉप पोस्ट थी वो कौन सी थी? वाइस राय। क्लियर? बढ़े आगे। क्रांतिकारी नहीं रुके, अपन कैसे रुक जाएं यार? चलो कर दो इरेज। पाकिस्तान अलग चाहिए, अलग देश बनना है, ये जो सोच थी, ये मोहम्मद इकबाल नाम का एक आदमी था, कवि था वो, अच्छी अच्छी कविताएं लिखी भी थी उसने। उस कवि ने सोच जो थी ना भाई, किसी ने तो सोचा होगा कि यार एक देश अलग होना चाहिए मुस्लिमों का, वो मोहम्मद इकबाल नाम का आदमी था। और 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने जो है, क्योंकि उस टाइम पे जो वाइस राय थे, वाइस राय अंग्रेजों ने सोच लिया था कि अपन को अब आना है,
पर अंग्रेजों ने क्या है कि जब वहाँ पे लंदन में जो उनकी सभा थी तो वहाँ पे उन्होंने साफ कह दिया कि अभी क्या है कि जो अपन देश तो छोड़ देंगे पर वो देश चलाएंगे कौन, उनमें चलाने के लक्षण नहीं है अभी, तो वो देश चलाने में सक्षम नहीं है। तो ये सक्षम नहीं है तो ये चीज़ कांग्रेस के कुछ नेताओं को बहुत बुरी लगी कि यार फिर हम मर गए क्या, भाई किसका है तुमको इंतजार में हूँ ना, ऐसे करके उन्होंने जो है वो बोला उनसे कि हम भी तो बैठे हैं भैया। तो फिर जो है वो कि तुम बैठे हो तो पर तुम चलाओगे कैसे भाई, तुम तीन चार आदमी खड़े हो जाओगे, बोलोगे आज से कानून ये चलेगा वो चलेगा, तो ऐसे थोड़ी चलता है, संविधान होता है, तुम संविधान लिख सकते हो क्या। तब उस टाइम पे पहली बार जो है वो सी राजगोपालाचारी जी जो अपने यहाँ के प्रथम, जब अंग्रेज गए थे, अंग्रेजों का लास्ट गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन, वाइसराय जो था अंग्रेजों का वो लास्ट था, ठीक है, वो सब कुछ सत्ता वत्ता हस्तांतरित करके शिफ्ट करके फिर गया था वो माउंटबेटन यहाँ से। और उस टाइम पे जो जैसे वो गया तो वाइसराय और गवर्नर जनरल जो बना वो सी राजगोपालाचारी जी बने थे सर्वप्रथम, ठीक है। 1947 से 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, राइट। और उस टाइम पे जो है अपने यहाँ के वाइसराय कौन बने थे, राजगोपालाचारी जी। और तब से लेकर 1950 तक राजगोपालाचारी जी रहे और वाइसराय गवर्नर जनरल पद खत्म कर दिया और क्या बन गया, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन बने, समझ में आ रही ना कहानी। तो ये राजगोपालाचारी जी जो है उन्होंने जो है वो सोचा कि यार अपन एक काम करेंगे, अपन जो है आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब अंग्रेजों ने कहा ना कि भैया तुम सरकार नहीं चला सकते, तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी थे जिन्होंने कहा था कि अरे ठंड पाओ मैं संविधान बनाता हूँ। तो उन्होंने नेहरू प्रस्ताव पेश किया। एक नेहरू प्रस्ताव में जो है उन्होंने पूरा है कि भैया हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक संविधान। भाई उन्होंने पूछा, लंदन से पूछा गया कि तुम देश कैसे चलाओगे ये बताओ, तुम 5-7 आदमी खड़े हो जाओगे, कल को तुम लड़ भिड़ोगे आप आपस में, भाई एक तो सर्वोच्च रखना पड़ेगा किसी को। तो उन्होंने कहा तुम या तो एक कानून बना लो पहले कि तुम देश कैसे चलाओगे, वो पहले एक रूपरेखा तैयार कर लो। भाई रूपरेखा भैया हम ऐसे ऐसे चलाएंगे, देश में मान लो कोई चोरी करता है तो उसको ये सजा मिलेगी, तो सारी चीज़ें तुम बताओ, वो फिर हमें बताओ कि भाई हाँ हम सक्षम है देश चलाने में, तो हम देश छोड़ के आ जाएंगे वापस, तुम्हारे में लक्षण नहीं है वरना। फिर पहली बार जो है वो मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू प्रस्ताव रखा, उसमें कुछ संविधान उन्होंने बताया कि देखो ये संविधान में जो है वो ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे, सबसे सर्वोच्च संविधान रहेगा अपने देश में, सबसे सर्वोच्च संविधान है आज भी, सर्वोच्च गरिमा जिसकी कही जाती है वो संविधान की कही जाती है। उसके पश्चात आता है सुप्रीम कोर्ट आता है जो संविधान के नियमों के पालन करता है, उसके पश्चात में बाकी सब है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसके बाद की बात है। सबसे पहले संविधान तो एक उन्होंने नेहरू जी ने कहा, मोतीलाल नेहरू जी ने कि भैया ये मैं संविधान बनाऊंगा और संविधान के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे कानून हम रखेंगे और इसके माध्यम से सारी सरकारें चलेंगी। तो वो कुछ प्रस्ताव उन्होंने रखा, नेहरू प्रस्ताव जो है जिसको कहा जाता है मोतीलाल नेहरू जी ने। तो उसके बाद में जो है अंग्रेजों ने विश्वास हुआ भाई चलो ठीक है लक्षण से यहाँ। फिर उन्होंने कहा कि तुम तो ये तो रफली हो गया, तुम एक काम करो, इसको बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से जो है ना एक किताब बना दो पूरी, और वो किताब जो है हर कोई मानेगा, फिर तुम वो करो पहले। फिर उसके बाद में संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनी, सभा मतलब वही 10-20-50 आदमी जो थे, वो संविधान सभा के अंदर उन्होंने डिसाइड किया भैया कितने मेंबर आप रखोगे, कौन से क्षेत्र से कितने निर्वाचन करोगे, कितने लोगों में से कितनों को चुनोगे। तो वो सब संविधान के पार्ट आ गए, फिर वो अपने इसमें नहीं है इंक्लूड, पर मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये जो कि इतने जो है वो अध्याय रहेंगे संविधान में, ये धाराएं रहेंगी, नीति निर्देशक तत्व कितने रहेंगे, मौलिक कर्तव्य कितने रहेंगे, मूल कर्तव्य कितने रहेंगे, मौलिक अधिकार कितने रहेंगे, ये सब जो है वो संविधान सभा की एक किताब बनाओ, आप संविधान बनाओ पूरा, और उसके बाद में आप हमारे सामने लाओ भाई ठीक है, हम उसको जो है पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, हमको लगा कि भाई संविधान में दम है तो फिर हम देश छोड़ के चले जाएंगे। फिर उसके बाद में एक संविधान सभा बनी, संविधान निर्मात्री सभा जिसको कहा, संविधान के निर्माण करने वाली सभा। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं, प्रारूप बनाया ना, प्रारूप ढांचा जिसको कहते हैं, बेसिक तौर पे भाई नीति निर्देशक तत्व ऐसे कोई टॉपिक रहेगा, फिर ऐसे कोई टॉपिक रहेगा, फिर उसके अंदर जो लाइनें थी वो अलग अलग देशों के कानून से ली गई, ठीक है। जैसे मान लो राष्ट्रपति बनेगा तो वो US से लिया गया, जो है अपने क्या अभी राष्ट्रपति के ऊपर जो है अपन जो महाअभियोग प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, वो कनाडा से ली गई। तो वो जो है वो चीज़ें जो अलग अलग देशों के संविधान से ली गई। फिर उसके बाद में जो है वो एक कंटेंट बनाया गया पूरा। आज भी जैसे मान लीजिए आज किसी कोचिंग को, कोई इंस्टीट्यूशन को कोई अगर प्रमोशन करना होता है, बुकलेट्स वगैरह, तो इधर उधर से आइडियाज़ कॉपी किए जाते हैं। तो वैसे आइडियाज़ कॉपी किए गए और एक संविधान बनाया गया, और संविधान प्रारूप जो बनाया गया उसके सभा के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। संविधान के अध्यक्ष नहीं थे, संविधान के अध्यक्ष वो नहीं रहे सभा के, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष रहे थे। और प्रथम बार जब अपना देश आज़ाद हुआ
आज़ाद होने के बाद में प्रथम जो निर्वाचित प्रधानमंत्री, निर्वाचित और मनोनीत, दो शब्दों में अंतर होता है। मनोनीत जो मन से चुन लिया जाए, और निर्वाचित जो निर्वाचन के माध्यम से चुना जाए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये तो होगी बात में 1950 में पहुंच गया, थोड़ा सा और आगे वापस आते हैं पीछे अपने इस सन के आसपास में, 1920-25 के आसपास में जब ये जलियांवाला बाग हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई महात्मा गांधी जी के माध्यम से। 1920 में जो है वो एक दो कुछ एक्ट और पास हुए, जो रॉलेट एक्ट वगैरह के विरोध में गांधी जी ने प्रथम असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब सहयोग नहीं करना, मतलब अंग्रेजों के जो सेना में अंग्रेजों के जो अधिकारी रहे थे उनसे कहा गया कि भैया इनको जो है सहयोग मत करो, जितने भी इनके अंग्रेजों के जो है विदेशी कपड़े, विदेशी चीज़ें, उनका बहिष्कार करो, उनकी होली जलाओ, सिर्फ स्वदेशी को अपनाओ। स्वदेशी वाली भावना असहयोग आंदोलन के प्रथम असहयोग आंदोलन में स्टार्ट हुई थी। प्रथम असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1921 को, कुछ किताबों में 1 जनवरी भी लिखी जाती है, 1 जनवरी 1921 और कुछ किताबों में 1 अगस्त लिखी जाती है। ठीक है, तब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। और असहयोग आंदोलन मतलब वही अंग्रेजों का सहयोग मत करो। अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जब गांधी जी गए थे तब उनको केसर हिंद की उपाधि दी थी, वो उपाधि भी उन्होंने उस टाइम पे लौटा दी वापस कि भैया मुझे नहीं चाहिए, ये एक्ट जो है आप वापस करो। फिर उस टाइम पे क्या हुआ, एक चौरी चौरा नामक एक कांड हुआ। चौरी चौरा नामक एक गाँव था जहाँ पे कुछ लोग मिलकर एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, वहाँ पे अंग्रेज लोग आ गए और वो सभा को भंग करने के लिए वही जलियांवाला बाग टाइप से उन्होंने कोशिश की और वहाँ पे कुछ लोगों की मृत्यु हुई। वो भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उस भीड़ ने जो है थाने जला दिए, 42 अंग्रेज अधिकारियों को जिंदा जला दिया डायरेक्ट, 42 को। और उस टाइम पे लपक के उन्होंने कोहराम मचाया। इस घटना से गांधी जी फिर परेशान हो गए, फिर उन्होंने वापस से असहयोग आंदोलन फिर 1922 में ख़त्म कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, ये जो है ना लोग बाग नहीं सुनेंगे मेरी। तो असहयोग आंदोलन उन्होंने उस टाइम पे ख़त्म कर दिया। फिर उस टाइम पे जो है उसके बाद में उन्होंने जो है द्वितीय असहयोग आंदोलन चालू किया, उसको बोलेंगे दांडी मार्च। साबरमती आश्रम से जब वो गए तो उस टाइम पे नमक पे उन्होंने जो है ना एक टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने, नमक आप उत्पादन नहीं कर सकते, करोगे तो उसका 90% टैक्स हमें देना पड़ेगा। तो उसके विरोध में जो है वो गांधी जी ने जो है दांडी मार्च, दांडी सत्याग्रह किया और जो है साबरमती आश्रम से चले और दांडी नामक स्थान पर उन्होंने नमक बनाया सबसे पहले जाके 1942 ईस्वी में। उस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ था। ठीक है, 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन किसने स्टार्ट किया? महात्मा गांधी जी ने। और फिर क्या हुआ कि गोलमेज सम्मेलन हुए 1942 के बाद में, जो है ना अंग्रेजों के दिमाग में आ गया भैया अभी अपने बस की बात नहीं बची है। तो 42-43 में वहाँ लंदन में सरकारों में बात चलने लगी उनकी असेंबली के अंदर कि यार भारत अपने हाथ से जा रहा है, अब वहाँ के लोग जो है आंदोलनों पर आंदोलन किए जा रहे हैं, तो अपन जो है अब थोड़ा सा उसको लीव आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फिर जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ लंदन के अंदर। गोलमेज सम्मेलन एक गोल सी मेज थी जिसपे जो है यहाँ के कुछ सर्टेन जो है लीडर्स को बुलाया गया। कांग्रेस नहीं गई पर मुस्लिम लीग गई, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद इकबाल के कहने पर जो है वो यूँ कह दिया वायसराय से कि भाई अब जो है ना भारत के टुकड़े होंगे, हमें तो पाकिस्तान चाहिए अलग से, हमें तो उस टाइम पे जो है वो पाकिस्तान चाहिए। एक खुदाई खिदमत आंदोलन चालू किया था, एक मोहम्मद अली करके नाम इंसान थे, मोहम्मद अली जफ़ार खां, उस इंसान ने खुदाई खिदमत आंदोलन चालू किया था। खुदाई मतलब खुदा की खिदमत करना, मतलब खुदा का बंदा जिसको कहा जाता है। खुदाई खिदमत आंदोलन चालू किया, ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको। खुदाई खिदमत आंदोलन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो अगर ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाए ये यूपीएससी के लेवल की चीज़ें होती है। खुदाई खिदमत आंदोलन मोहम्मद अली जफ़ार खान ने जब चालू किया तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो पहले ऐसे मुस्लिम थे जिनके मैं इज्जत करता हूँ, वो इंसान ने स्पष्ट कह दिया था भैया मैं भारत के टुकड़े करने हुए बिल्कुल विरोध में हूँ। आप मुस्लिम होंगे पर भारत में रहो ना, पहले भी तो रह रहे थे ना यार, दिक्कत क्या है? तुम अलग से क्यों जाना चाह रहे हो? अलग से जाओगे तो तुम्हें अलग से संसाधन के, देखो आज मान लीजिए आपने कहा आपकी और आपके पिताजी की लड़ाई होगी, आपने ईगो में कह दिया मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़ के जाना इज नॉट अ बिग डील। आप जब बाहर जाओगे ना तो आपको रहना भी है, खाना भी है, कमाना भी है, सब चीज़ें करनी, तो पता लगेगा कि पिताजी कैसे कमाते हैं। अभी तक तो आप उनकी छाँव में पल रहे हो, तो छाँव से अलग होएगा ना। पेड़ से जब फल गिरता है ना तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है एक तरीके से, लेकिन जब तक वो वहाँ है तब तक वैल्यू रहेगा, तब तक वो हरा भरा रहेगा। नीचे हटा आप उसको 2-4 दिन छोड़ दो सड़ जाएगा वो। तो वैल्यू जब तक है जब तक आप छाँव में और साथ में जुड़े हुए हैं।
इसलिए मेरी निगाह में जो आजकल जो एकल परिवार हो रहे हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। ज्वाइंट फैमिली हमेशा सहयोग करती है। अब ठीक है, वो परिवारों में कहीं नहीं बनती है ज्वाइंट फैमिली से, पर वो ठीक है यार, वो थोड़ा सा सहयोग करके चले, असहयोग आंदोलन चालू मत करो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रथम असहयोग आंदोलन, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ ना लंदन में, तो मुस्लिम लीग वाले तो चले गए भाई साहब, मोहम्मद अली जिन्ना और बग गए वहां पे डायरेक्ट। अब गए तो वहाँ उन्होंने कहा भाई तुम तो आगे, भाई वो तो बढ़िया चले गए अचकन वचकन पहन के, भाई हम तो आगे, देखो हमें तो अलग से देश चाहिए भैया। वो गोलमेज सम्मेलन इसलिए था कि तुम सरकार कैसे चलाओगे, पर कांग्रेस गई नहीं। तो कांग्रेस के उस टाइम पे सबसे अग्रणी आदमी थे महात्मा गांधी जी, वो नहीं गए। और महात्मा गांधी जी क्या है, अंग्रेज सुनते थे, क्योंकि वो इंसान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से काम करता था, तो अंग्रेजों को उससे खतरा नहीं था। आज मान लीजिए कोई आपसे प्रेम से बात करेगा तो आप क्या है उसको तरीके से बैठ के बात कर, हाँ बता, लेकिन आपको लगता है कि ये आते गोली मार सकता है भाई, तो उससे दूर ही रहोगे आप, उससे बात नहीं करोगे आप। तो अंग्रेज क्या है, गांधी जी से बात करना पसंद करते थे कि यार इंसान सुनेगा। और गांधी जी क्या है, कूटनीति आदमी था गांधी जी। ठीक है, मैं पर्सनली तौर पे उनके थोड़ा सा खिलाफ हूँ, सिर्फ देश अलग हुआ इस मामले में। और कुछ जो है शुरुआत में जब देश अपना देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे जो है गलत सत्ता जो है गलत हाथों में दे दी, वो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा इसलिए किया है कि उन्होंने जो है वो एक देखो, नेतृत्व तो अपने आप में कला है। मैं बोलूँ देश आज़ाद करा दूंगा, उससे कुछ नहीं होना है। उसके लिए आपको एक लीडर बन के एक टीम को साथ में लेके चल रहे हो, और आपके कहने पे अगर दुनिया जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही है और अंग्रेजों में हिम्मत नहीं है कि आपके यहाँ पे चूं कर जाए, तो इसका मतलब बंदे में दम था। देखो, दम की वैल्यू करनी चाहिए। इंसान के विचार कभी किसी जमाने में अलग हो सकते हैं। कोई आपके लिए समर्पित है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपके भाई कहता है, लेकिन अगर मान लो किसी जमाने में वो उसने आपकी बुराई कर दी, तो इसका मतलब आपकी सोच का विकास, आपके सोच का स्तर इस लेवल पे होना चाहिए कि आपके दिमाग में ये नहीं आए यार एक ही तो लाइन बोली है, गलत बोल दी, कोई दिक्कत नहीं। उस टाइम पे हो सकता है जो समय था, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला जो सीन होता है ना, भाई राम जी के जमाने में हुआ है। विनाश काल जब आया राम जी का भी, तो वो हिरण के पीछे भग गए, बुद्धि विपरीत होगी। तो बुद्धि विपरीत होगी इसलिए गलत बुराई कर दी उसने। उस बंदे ने मेरा साथ भी तो दिया था ना यार। तो मैटर क्या करता है, वो एक लाइन मैटर करती है, और जो साथ दिया था वो मैटर करता है। तो यही जो है ना सामाजिक स्तर, जिसको कहेंगे दिमाग का स्तर कहते हैं। और अपन क्या करते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया, अरे भैया वो आदमी खराब है, फटाफट से डिसीजन ले लेते हैं। उस आदमी ने आपके लिए कितना कुछ किया है वो तो भूल चुके हो आप, एक लाइन कहने पर खराब हो गया। तो ये क्या है, ये मैच्योरिटी लेवल कहा जाता है, जो 90% लोगों में नहीं पाया जाता है। ये आपको एजुकेशन देती है। ठीक है, तो बेसिकली गांधी जी के कुछ विचारों के मैं खिलाफ हूं, पर मैं गांधी जी के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ तो अच्छा किया है यार। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए साहब, वो इतना आसान नहीं है। आप पैदल पैदल एक बार साबरमती से दांडी तक जाके दिखा दो, 250-300 किलोमीटर, और आपके पीछे पीछे पब्लिक चल रही है, आपको इससे भी परवाह नहीं पड़ रहा पब्लिक आ रही है नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं वो इंसान कुछ तो अच्छा सोचता था देश के लिए यार। बहुत सारे भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया, उनकी लीडरशिप में दम रहा था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो है अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा कि भैया इनको भी बुलाएंगे। पर जब कांग्रेस नहीं आई, सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना खां आए, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी जो है वो कांग्रेस नहीं आई, वो भी असफल हुआ। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है वो जफर खान जी पहुंचे उनके पास में फिर, और जो है वो उनको समझाया कि यार देखो गांधी जी कुछ नहीं रखा है, जाके बात तो करो एक बार। फिर गांधी जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है वो लंदन गए, और महिलाओं के जो अध्यक्षता थी, मतलब इधर गए वो कांग्रेस के लीडर के फॉर्म में अकेले गांधी जी गए, ठीक है, और उधर जो है वो महिलाओं की अध्यक्षता के लिए साथ में भाई महिला लीडरशिप जो चाहिए आवश्यक है, तो सरोजनी नायडू जी साथ में उनके गए, और दोनों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। मोहम्मद अली जिन्ना खां भी भाग लिया, पर मोहम्मद अली जिन्ना खां ने उस टाइम पे जो है गांधी जी ने कह दिया कि देखो भारत तो पूरा राष्ट्र एक है, अलग तो हम करेंगे नहीं। तो जो जिन्ना खां उस टाइम उछल गया, भैया हमारे तो ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। तो जिन्ना खां के फालतू के तर्कों और फालतू की शर्तों की वजह से वो सम्मेलन भी असफल हुआ। भाई दोनों बैठ गए फाइनली, पर दोनों बैठने के बाद में इधर वाला पार्टी मानी नहीं मानी, तो भैया वोट रूस को भागी वापस। मैं जा रहा, अम्बेडकर जी बाद में गए थे। उसके बाद अम्बेडकर जी वहां नहीं गए गोलमेज सम्मेलन में, उन्होंने भाग नहीं लिया था। नहीं, अम्बेडकर जी तो प्रथम में भी गए थे,
B.R. अम्बेडकर जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे, द्वितीय में भी गए थे, तृतीय में भी गए थे। अम्बेडकर जी के अलावा 2-3 और जो नेता थे जो फारसी और जो ईसाइयों का समर्थन नेतृत्व कर रहे थे। अम्बेडकर जी दलितों का समर्थन के लिए गए थे। या सबने अपने अपने शर्तें रखी ना, उन्होंने कहा भैया दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र दो आप हमें। उन्होंने कहा कैसे दे दे अलग से यार, तुम्हारे लिए लिमिटेड सीट है, जैसे मान लो 200 सीट है, वो कह रहा है भैया मुझे 100 चाहिए, तुम तो इतने हो ही नहीं। उन्होंने कहा भाई आप 30% ले लो ना, दिक्कत क्या है। अल्पसंख्यक के लिए कहते आप 20% ले लो, बाकी तो हम रखेंगे 50%। उन्होंने कहा नहीं हमें 50% चाहिए। तो अम्बेडकर जी शुरुआत जो है दलितों के समर्थक रहे थे, पर जब वहाँ गोलमेज सम्मेलन में उनका व्यवहार बन गया गांधी जी से, फिर वो आए, फिर गांधी जी से मिले, बातचीत की। गांधी जी ने कहा देख भाई सब कर लेंगे, ठंड पाओ, पहले भी हाल फिलहाल देश को तो फ्री करें, उसके बाद सब कर लेंगे अपन। फिर अम्बेडकर जी ने समर्थन किया था फिर कांग्रेस का। फिर उसके बाद में संविधान निर्माण सभा में भी जो है उनको जगह दी गई, क्योंकि उन्हीं के आदमी बन चुके थे, वो व्यवहार बन गया था उनका वहाँ पे। ठीक है। 1 जनवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने हेतु तथा स्वदेशी अपनाने हेतु असहयोग आंदोलन शुरू किया। चौरी चौरा कांड। नाइनटीन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा नामक गांव पर आयोजित सभा पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया तथा उग्र हुई भीड़ ने कई पुलिस थाने जला दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ही नाम है। सविनय, विनय के साथ में, अवज्ञा मतलब उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे अपन, तो सहयोग नहीं करेंगे ओवरऑल। तथा कई अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया भाई साहब। इससे आहत होकर, इससे दुखी होकर गांधी जी ने 1922 में समाप्त कर दिया। लिखिए भाई। उग्र 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 मतलब गुस्साई हुई भीड़, गुस्सा हुई भीड़।
लिख लिया भाई, बढ़े आगे। यार वो लाइन नहीं लिखी अपन ने इसमें, कैसर हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी इसमें। प्रथम असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया, जो उनको अंग्रेजों ने उपाधि दी रखी थी कैसर ए हिंद, उपाधि लौटा दी। मिले हुआ इनाम लौटाने के लिए भी जिगरा चाहिए भाई साहब। अब चाहे आप वो दिखावे के लिए लौटा रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, पर फिर भी जिगरा चाहिए। लिख लिया। बढ़े आगे। ठीक है, प्रथम असहयोग आंदोलन जो है वो ये हो चुका था। फिर इसके बाद में क्या हुआ, एक साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन मतलब क्या है कि एक वाइसराय अब उस टाइम पे जो है अपना लॉर्ड इरविन करके नामक एक वाइसराय अपने यहाँ पे जो राज करता था। 1927 के टाइम की बात है। 8 नवंबर 1927 को जो है लंदन में 7 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, उसका जो अध्यक्ष था वो जॉर्ज साइमन था। जॉर्ज साइमन को जो है वहाँ से भेजा गया, बैकिंग हेड करके उस टाइम पे जो है वो अपना भारत सचिव हुआ करता था वहाँ पे लंदन में। उसने कहा भाई तुम जाओ और जाके जो है वो देश चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, क्या मामला है, क्या हो रहे हैं ये जाओ और जाके जो है वहाँ पे दो चार जो है उन्होंने कुछ नए कानून भी बनाए थे अंग्रेजों ने कि वो संविधान में उनके लागू करो, संवैधानिक प्रस्ताव जो लेके आने वाले थे वो। और 1928 को जब वो इंडिया आए तो सबसे पहले वो आए दिल्ली। तो दिल्ली जब आए तो आने के बाद में उनका जो है वो बड़ा विरोध किया गया। एक बहुत प्रसिद्ध नारा लगाया गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और गांधी जी वगैरह ने सब ने जो उनका बहुत भयंकर विरोध किया। जब वो आए तो आने पे जो है विरोध में सबसे ज़्यादा अग्रणी जो नेता रहे थे वो थे लाला लाजपत राय जी। और लाला लाजपत राय जी ने जब विरोध किया तो अंग्रेजों ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया उस भीड़ पर। और लाठी चार्ज करने पर लाला लाजपत राय जी भयंकर रूप से घायल हो गए और 4 महीने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन 8 नवंबर लंदन में बैकिंग हेड ने 7 सदस्यीय समिति गठित
कर। बहुत विरोध हुआ। पाकिस्तान के निर्माण के बारे में सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना खान। तथा इसको मंजूरी देकर हाँ, 7 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बनाकर। ठीक है, लिखो, एक टॉपिक और लिखेंगे, उसके बाद में आपका जीवन जो है वो भारत के इतिहास से स्वतंत्र हो चुका होगा। जैसे अंग्रेज लोग देश छोड़ के गए थे, वैसे ही जो है आपके ये भारत के इतिहास के शिक्षक महोदय आपका देश छोड़ के चले जाएंगे।
क्या विरोध हुआ, इसमें एक लाइन घुसेड़ ना कहीं पे यार, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। साइमन वापस जाओ का नारा। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? यार ऐसे ये कोई इम्पोर्टेंट है, किसी कहीं पे किसी को याद भी नहीं किसने बोला है। हाँ, साइमन कमीशन जो है, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, लोगों ने नारा लगाया, किसी नेता ने नहीं बोला। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला। अगर ये पब्लिक बोलती तो उसमें सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं आता। करो या मरो गांधी जी ने बोला तो गांधी जी के लिए कहा जाता है। एक महान भूल जो है वो गांधी जी ने कहा तो गांधी जी के लिए कहा जाता है। लिख लिया? नेहरू रिपोर्ट की लाइन लिख लेंगे फिर अपन। मोतीलाल नेहरू जी ने जो है वो नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। संविधान का जो है वो एक सिर्फ एक ढांचा उन्होंने प्रस्तुत किया था, एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी संविधान की, भारत के संविधान की। फिर वो जो है नेहरू रिपोर्ट दांडी मार्च के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। और दांडी मार्च के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में लिखकर अपन जो है थोड़ा सा गोलमेज सम्मेलन के बारे में लिख लेंगे। थोड़ा सा तो वैसे ज़्यादा कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेंगे। लिख लिया? लिखो नेहरू प्रस्ताव। भारतीय सरकार चलाने हेतु मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में
मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। कांग्रेस अधिवेशन में संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा दांडी मार्च। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, इसलिए गाना आता है ना वो, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दांडी नामक ग्राम तक मार्च करके अंग्रेजी कानून तोड़ा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित इसीलिए असफल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि इरविन के कहने पर, लॉर्ड इरविन बनाने गया था इनको, तथा सरोजनी नायडू महिला अध्यक्ष। मोहम्मद अली जिन्ना खां वगैरह शामिल हुए थे। यहाँ पे इसके कोष्टक में लिख लेंगे। असफल रहा ये भी। क्लियर?
पैदल मार्च, मार्च पास्ट नहीं करते क्या जब आप पैदल 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 जो है वो गमन लिख दो आप। मार्च मतलब पैदल पैदल ही होता है। सेना में जो है मार्च फास्ट नहीं किया जाता है क्या सेना के अंदर? नहीं, मोर्चा अलग होता है भाई। मोर्चा और मार्च में अंतर होता है। मोर्चा तो दल का नाम होता है। मार्च होता है जो लेफ्ट राइट करते हुए जाते हैं, उसको मार्च कहते हैं। परेड नहीं बोलते, उसको मार्च कहते हैं। परेड का मामला अलग है। परेड में जो है वो आप एक सुनिश्चित तरीके से, सुनियोजित तरीके से आप करोगे तो परेड कहलाएगी। मार्च का मतलब होता है आदमी इधर जा रहा है तो इधर भी जा सकता है, पर जाएगा एक ही दिशा में। भेड़े चराते हैं ना अपन, भेड़े, उसको मार्च कहते हैं। लेकिन आप अगर लाइन से जम के चल रहे तो उसको परेड कहते हैं, प्रॉपर तरीके से। और मोर्चा जो है, मोर्चा संभाला मतलब कहते हैं ना मोर्चा संभाल लिया, वहां का नेतृत्व संभाल लिया, भीड़ का। शब्दों में बहुत अंतर होता है, शब्दों को समझ के चलेंगे तो अपने जीवन में जो है ये कभी कलेश नहीं मचेगा। यहां लिख दो पैदल, सब पैदल गए थे इसलिए मार्च शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है कहानी? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ। बढ़ जाऊं आगे? कहां तक पहुंचे? बस 2 लाइनें और। किस पे क्लिक करें? सेलेक्ट कर दिया भैया, ये ले। जबरदस्ती किसका आता सेलेक्ट करने में? बस 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 ला चलो। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में लंदन में। लास्ट में आते आते तो मेरी राइटिंग बिल्कुल जो है वो सामाजिक के टीचरों की तरह हो गई है। शुरुआती क्लासेस में मेरी राइटिंग बड़ी प्यारी हुआ करती थी। कांग्रेस अनुपस्थित, परिणाम क्या रहा? असफल। परिणाम असफल। ठीक है, क्लियर? देश कब आजाद हुआ, संविधान कब निर्माण हुआ, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। संविधान कैसे बना कैसे नहीं बना वो संविधान का पार्ट होता है, संविधान के अंदर आता है वो चीजें। अब आज के लिए इतना ही। भारत के इतिहास की संपूर्ण क्लासेज अपने यहाँ पे खत्म होती है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास में आपके सामने पढ़ा चुका हूँ। मेरे द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान को मैं अगर ज्ञान रूपी नदी में अगर आप और गोते खाना चाहते हैं तो क्लासेस मेरी अपलोडेड रहेंगी, उनसे आप जुड़ाव हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं कभी नहीं, क्या वो चल रही है, प्रोसेस में चल रही है, उनका कह दिया उनसे मैंने। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जब भी एग्जाम आपका कंडक्ट हो। भारत के इतिहास में जो है मज़ेदार तरीके से जुड़ने के लिए, मेरी शक्ल देखने के लिए, आप अगर किसी को मेरी याद आती है तो वो शक्ल जो है क्लासेस के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी हाँ, सरोजनी मार्केट।